Hello friend, welcome to our YouTube channel The Dig Out Facts. Today we will discuss about the analysis for the 21st of April 2020. आज की फर्स्ट एवर न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। द स्पीड ऑफ वायरस इन्फेक्शन स्लो, डबलिंग टाइम राइज इन 18 स्टेट। एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है कि जो कि वायरस का जो आउटब्रेक था पहले 7.5 डेज में डबल हो जाता था, बट अभी एक दिन लैग किया है और 8.5 डेज में डबल हो रहा है। होप ये पेंडेमिक जल्दी एंड हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एज सेंटर फ्रांस, केरला स्टेप्स बैक ऑन ईजिंग कर्व। अभी आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि केरला ने जो कि इम्पोज किया था लॉकडाउन, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था, बट पब्लिक की इतनी भीड़ आ गई है तो सेंटर ने बोला है कि दिस इज़ नॉट राइट, और सेंटर ने बोला है कि दिस इज़ द वायलेशन ऑफ 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अभी थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में जान लेते हैं क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि एक एक्ट के तहत बना है, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोला जाता है। इस एक्ट में 11 चैप्टर एंड 79 सेक्शन है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नेशनल लेवल पे इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोला जाता है, जिसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो कि सेक्शन 44 से 45 ऑफ दिस एक्ट में इसका जिक्र किया गया है। अब स्टेट लेवल पे बात करें तो सेक्शन 28 में इस एक्ट में इसका जिक्र किया गया है, और स्टेट लेवल पे इसका जो चेयरपर्सन होता है वो सीएम होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेक्शन 25 में इसका जिक्र किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका चेयरपर्सन है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। फर्दर नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ में ये बोला है कि डीयू डोनेशन फॉर PMNRF सेंड टू PM केयर। अभी इसमें थोड़ा सा आउटरीच हुआ है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टाफ था जो भी वर्क करते, उन्होंने बोला है कि हमने जो भी फंड 4.04 का रिलीज किया था प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में रिलीज किया था, जो कि PM केयर में भेज दिया गया है, इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है। इसमें हमें थोड़ा सा फुल फॉर्म जानने की ज़रूरत है। PMNRF क्या होता है और PM केयर्स क्या होता है। PM केयर्स के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, जो कि प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड बोला जाता है, और PMNRF प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड बोला जाता है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यमुना वाटर क्वालिटीज इम्प्रूव ड्यूरिंग लॉकडाउन, गवर्नमेंट रिपोर्ट। अभी गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट दिया है कि यमुना का जो पानी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। अच्छी बात है। लॉकडाउन में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हैं, और उनका जो भी वेस्ट मटेरियल था यमुना में नहीं बहाया जा रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें एक बॉडी का जिक्र किया गया है, जो कि NGT को क्या बोलते हैं, जिसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बोलते हैं, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि 2010 में एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। और अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका आर्टिकल 21 में जिक्र किया गया है। तो सॉरी, इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और जो कि 2010 में ये बनाई गई थी। ये इसमें अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मिनिमम 10 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं, जो कि जुडिशियल मेंबर या फिर अपने ग्राउंड में या अपनी फील्ड में उनको महारत प्राप्त हो, लाइक हाई कोर्ट्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन बन सकते हैं। अब बात आती है कि क्या इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री है जिसमें ये NGT है? नहीं, इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री। ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव बॉडी लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट न्यूजीलैंड, एंड इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव NGT। अब NGT एक्ट ये किस किस को डील करता है, कौन से एक्ट को डील करता है? इसमें दे वाटर प्रिवेंशन एंड
कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो कि 1974 में बना था, ये उसको डील करता है। और द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 को भी डील करता है। सॉरी, फॉरेस्ट एक्ट जो कि फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1980 को डील करता है। एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 को डील करता है। इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को डील करता है। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 को डील करता है। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को डील कर सकता है। इसमें ये जो 7 एक्ट है इनको डील करता है। और इसमें जो 2 एक्ट है उनको डील नहीं करता, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड 1927। इसमें एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, 1972 और 72 का उल्टा 27 है। इन 2 एक्ट को ये डील नहीं करता है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ में बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, आई थिंक आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा एनजीटी के बारे में। एक नया बॉडी था, जानना थोड़ा ज़रूरी था। अब नेक्स्ट पेज पे न्यूज़ की बात करें तो 3 किल्ड इन एक्सीडेंट एज कर्ब रिलैक्स्ड। इसमें कोई न्यूज़ नहीं थी, बट ये दिखाया गया है कि जैसे ही उड़ीसा में थोड़ा सा लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया तो पीपल्स में मतलब एक होड़ सी लग गई और सिटी में गाड़ियाँ दौड़ाने की, तो एक्सीडेंट हुआ और 3 का जो है जान चली गई। अब नेक्स्ट पेज पे एडिटोरियल सेक्शन में अगर बात करें तो टेक ओवर फियर। टेक ओवर्स में दो कि इंडिया ने एफडीआई पॉलिसी अपनी रिव्यू की थी, उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया था कि इंडिया ने जो रिसेंटली बॉर्डर कंट्रीज हैं जिनका इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, उनको एक नई पॉलिसी के अनुसार अपना ट्रेड कर करना था, क्योंकि जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो थोड़े डिप्रेस्ड हो गए थे और उनका एज इकोनॉमी को रोल अप रखने के लिए भी ये स्टेप लिया गया है। तो इसने ये बोला है कि इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री, इससे पहले स्पेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया ने भी ये स्टेप लिए गए हैं। बट ये बोला गया है कि चाइनीज सॉरी ये स्टेप उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि इसने बताया कि चाइनीज इंडस्ट्रीज में नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां लाइक पेटीएम, स्विगी, ओला, जोमेटो एंड बिग बास्केट से लेके मतलब पूरा इंडस्ट्री पे काबू कर लिया था। तो कि इंडियन जो ट्रेडर्स थे उनको थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा था और वो अपने उस लेवल पे उनको अपना टर्नआउट नहीं मिल रहा था। अब ऑथर ने ये बोला है कि ये कर्व तो कर दिया आपने क्योंकि इंडियंस को फ़ायदा देने के लिए, इंडियंस कंपनी को फ़ायदा देने के लिए। बट ऑथर ये बोलता है कि व्हाट अबाउट दोज, यहाँ पे लिखा भी है कि व्हाट हैपन टू एफडीआई दैट्स कम्स इन थ्रू एंटिटी रजिस्टर्ड इन कंट्री that do not share a land border with India but which may trace their beneficial ownership to China। बट उन कंपनियों के बारे में क्या है जो कि चाइना से रजिस्टर्ड हुई है और चाइनीज सामान लेके अपने बैनर के तले इंडिया में बेच रहे हैं। तो ये एक ऑथर ने क्वेश्चन उठाया है कि इसके बारे में। नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करें, द ओकेजन टू रिविजिट द सोवरेन रोल। इसमें ऑथर ने ये बताया है कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हमें अपनी स्वायत्तता को ही बनाए रखना है। लाइक कोई भी इन फ्यूचर में किसी की हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि सभी यहाँ पे लिखा है नो कंट्री कैन रेस्क्यू अनदर, इट इज़ ईच वन फेंडिंग फॉर इट सेल्फ। क्योंकि अभी पता नहीं है कि अगर सेकंड हाफ में भी इसका ये प्रभाव बना रहा, 2020 के सेकंड हाफ में भी बना रहा, तो बहुत ही घातक होगा। और उसने ये बोला है कि अपनी ही जितनी पॉलिसीज है कंपनियों की लेके हर पॉलिसी, इवन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी को भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे उत्तर ने बताया कि हमने थोड़ा बहुत इसको ओवरकम करने की कोशिश की है कि वर्क फ्रॉम होम और जून से लेके जो काम शुरू हुए हैं। एट लास्ट में उत्तर यही बोलता है कि वी शुड री एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ आवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टू सॉरी हमें अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक कमेटी का जिक्र किया गया है जो कि 2002 में बनाई गई थी। इसका पूरा नाम तो मानुपल्ली नारायण राव वेंकटाचिल्ला कमीशन, जो कि
किसके लिए बनाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑथर ने यही बोला है कि इसी में ही रिवाइव करने की ज़रूरत है, जो कि उस टाइम पे जो इस कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, जो कि फरवरी 2000 में इसको बिठाया गया था और 2002 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जो कि ये रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की गई थी उस टाइम की गवर्नमेंट द्वारा। तो इसको भी रिव्यू करने की बात बोली गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ मून राइजिंग में, जो कि साउथ कोरिया में चुनाव हुए थे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट मून जेनी है वो प्रेसिडेंट की होड़ में है और बन भी सकते हैं। इससे हमारा कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास मतलब नाता नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात करते हैं, जो कि वो पेड पेज पे है, नर्टरिंग एयर पावर टू मीट राइजिंग डिमांड। इसमें एयरफोर्स के रोल को बताया गया कि एयरफोर्स जो कि पीस में नहीं बट आउटसाइड से भी जो नेशनल थ्रेट्स भी रहता है उसमें हर टाइम तैयार रहती है। एयरफोर्स के अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए डिफेंस के ऊपर और रोल ऑफ डिफेंस, तो आप इसको आंसर राइटिंग में अच्छे से लिख सकते हो और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल जाएंगे। इसमें ये बताया गया है कि एयरफोर्स ने 1957 से लेके 1978 और इवन 2013 तक जो कि यूके में फ्लड आया था उसमें अपना रोल कैसे अदा किया है, यही बताया गया है और ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल टू केरला फ्रॉम सिंगापुर। इस न्यूज़ आर्टिकल में एक अच्छा टर्म यूज किया गया है जिसमें कम्युनिटी किचन की बात की गई है। अगर हमें GS2 में अगर कोविड-19 के ऊपर लिखने को आ जाता है तो हमें ये कम्युनिटी किचन, सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पेंडेमिक, एपिडेमिक, ये अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मार्क मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और ऑब्वियसली ये एक्स्ट्रा मार्क तो मिलेगा ही, क्योंकि इतने अच्छे से जो तैयारी और हम कर ही रहे हैं और इस न्यूज़पेपर के थ्रू करवा भी रहे हैं, तो अच्छा मार्क तो ऑब्वियसली मिलेगा ही। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में देख लेते हैं CID टू प्रोब पालगढ़ लॉन्चिंग। अब पालगढ़ में क्या हुआ था और किसका लॉन्चिंग हुआ था इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बट CID के क्राइम इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट जो कि 1902 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बनाया गया था और 1929 में इसकी 2 ब्रांच कर दी गई थी, जिसमें एक स्पेशल ब्रांच और एक क्राइम ब्रांच करके नाम दिया गया था। स्पेशल ब्रांच जो डील करने लगी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मिसिंग पर्सन्स के बारे में, एंटी नारकोटिक सेल्स के बारे में, फिंगरप्रिंट के बारे में और एंटी टेरर स्क्वाड के बारे में। और जो कि क्राइम ब्रांच है, क्राइम ब्रांच मर्डर, रायोट्स, फोर्जरी के बारे में मतलब ये करने लगी, केसों को देखने लगी और जिसका हेड ADGP होता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, आई थिंक CID के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग गलत नहीं करोगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आदित्यनाथ, जो कि योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया गया है। टू स्टे अवे फ्रॉम फादर फ्यूनरल, हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए, न कि केरला और उड़ीसा की तरह कि अगर लॉकडाउन को कर्व कर दिया तो हमें रसीज करना शुरू कर दिया है पब्लिक रोड पे। आदित्यनाथ जो कि जिनके फादर की डेथ हो चुकी है, उन्होंने फनरल अटेंड नहीं किया ड्यू टू दिस पेंडेमिक और ड्यू टू दिस लॉकडाउन टू मेंटेन मतलब लॉकडाउन की डेकोरम को मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपने फादर का फनरल और लास्ट राइट भी अटेंड नहीं किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। चाइना से इंडिया ट्रेड कर्व आर अगेंस्ट WTO प्रिंसिपल। अब चाइना ने बोला है, जो FDI पॉलिसी में रिवाइज किया है इंडिया ने, उसने बोला है कि ये WTO प्रिंसिपल है उनको वायलेट करता है एंड जो कि G20 इंडिया जिस G20 का मेंबर है उसके भी जो प्रिंसिपल गोल हैं उनको भी वायलेट करता है। अब G20 के बारे में देख लेते हैं क्या है। G20 जो कि 19 मेंबर कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन है,
जो कि 99 में फाउंड की गई थी। इसके गोल है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना ही इसका मेन पर्पज़ है। इसमें जो अटेंडिंग होते हैं, जो भी इसकी इसमें अटेंड हेड ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज फॉरेन मिनिस्टर, इसकी जितने भी मीटिंग होती है उनको अटेंड करते हैं। आई थिंक G20 के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग गलत नहीं करोगे, ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर के ही गया होगा कि G20 क्या है। अब आंसर राइटिंग में अगर लिखने को आता है कि कोविड-19 के क्या प्रभाव पड़े, तो इसमें आप एक और ये मेंशन कर सकते हो, ब्लड बैंक रनिंग ऑन लो रिजर्व, मतलब ब्लड बैंक पे भी काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। जो कि ब्लड रिजर्व में था उनकी भी कमी होने लगी है, और ये पॉइंट अगर आप इंडोर्स कर दोगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज आई थिंक यहाँ पे एक सेबी, हाँ यहाँ पे है, सेबी सर्विलेंस टिल May 28। अभी सेबी क्या होता है इसके बारे में जान सकते हैं, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1988 में बनी थी, 1988 में बनी थी, और इसको बाद में स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था 1992 में। अब सेबी के गोल क्या है, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बॉन्ड है उनको सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे कोई खास न्यूज़ नहीं है। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।